अस्सलामुअलैकुम। ओके, तो बेटा हमने अपनी लास्ट क्लास में छोटा सा एक कंपैरिजन पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का बेटा। तो आज हम इससे एक स्टेप और आगे जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग एक छोटी सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग है उसे पढ़ेंगे, फिर हम इन तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आपको समझाऊं। इंस्टेंटेनियस हमारी थर्ड टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है बेटा। इसका नाम है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल बेटा, ये किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। अच्छा, पहले थोड़ा सा एक वो पुरानी बात को रिवाइज करा दूं ताकि हमें आगे चलने में आसानी हो जाए। ठीक है, हमें आगे चलने में आसानी हो। जैसे बेटा हमने सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने ये पढ़ा कि अगर NOF, 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हों तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होती है उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली बात। अच्छा, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हम उन्हें कहते हैं परमानेंट डाइपोल डाइपोल या डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम आ रहे हैं तीसरी वाली बात पे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रिएट होती है। नॉन पोलर हमने पहले तो थोड़ा सा पढ़ा था, बहुत हल्का सा, जस्ट हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस किया था तो उधर हमने एक छोटा सा हिंट पढ़ा था, नॉट पूरा डिटेल से। आगे चल के डिटेल भी पढ़ेंगे नॉन पोलर की, नॉन पोलर के क्राइटेरिया क्या होता है। हमने अगर हम उसी बात को दिमाग में रखें जो हमने पहले पढ़ी है, हमने क्या पढ़ी, हमने कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़ीरो हो, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हो, तो उन मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर कहते हैं। अगर किसी नॉन पोलर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। तो हम इंस्टेंटेनियस या इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कहते हैं बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फोर्स of attraction between non-polar molecules, non-polar molecules बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे पहला सवाल ये आता है, देखें आप, मैं अब यहाँ से एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर रहा हूँ। आपके दिमाग में पहला सवाल ये आना चाहिए कि सर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम समझ सकते हैं इसलिए होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के रीजंस हैं। क्या मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के रीजंस हैं? मतलब बेटा एक के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, दूसरे पे स्लाइटली पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो रीजंस ऑफ अट्रैक्शन नजर आ रहे हैं, राइट? अच्छा, अगर आप डाइपोल डाइपोल को देखें तो वहां भी रीजन ऑफ अट्रैक्शन नजर आ रहे हैं। अब यहां पे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होनी चाहिए, रीजन ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है।
भाई नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस ही नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। तो किसी नॉन पोलर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो सकती है जब रीजंस ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है? इसी तरीके से अगर आप क्लोरीन की एग्जाम्पल लें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर। आप कहते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर होती है तो क्यों होती है? रीजन ऑफ अट्रैक्शन तो नजर ही नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब यह है, अगर मैं बात को समराइज करूं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स में रीजन ऑफ अट्रैक्शन समझ आता है, डाइपोल बॉन्ड में रीजन ऑफ अट्रैक्शन समझ आता है। नॉन पोलर के अंदर रीजन ऑफ अट्रैक्शन समझ में नहीं आता। इसे एक्सप्लेन करने वाला कौन था? वैन डर वाल। इसने कैसे एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूं ताकि आपको बात समझ आए। पहले पार्ट में तो आपको यह पता होना चाहिए कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्यों? रीजन सुनिएगा जरा, कुछ एग्जाम्पल्स देके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टटीन, क्या ये सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर हैं? बिल्कुल है। तो क्या हमें ये बात नहीं पता कि ग्रुप 7 या 17 के अंदर टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं? अब आप सोचो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से क्या समझ आ रहा है? एक बात समझ आ रही है, हमें समझ आ रही है ऊपर से नीचे आते हुए इन मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, तभी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉन पोलर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए तो हम गलत सोच रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तभी तो हम कह रहे हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो रही है। और हम ये भी देख रहे हैं, नजर आ रहा है कि ऊपर से नीचे आते हुए ये स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रही है। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूं, यहां देखिए। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं नोबल गैसेस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। नोबल गैसेस में ऊपर से नीचे आए, टॉप टू बॉटम ग्रुप में आए तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते रहते हैं। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? आपको क्या पता चल रहा है? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज होने से इनके बीच में आपस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो बेटा पहला स्टेप तो दिमाग में बिठा लो कि नॉन पोलर में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कैसे पता चला? क्योंकि नॉन पोलर को नॉन पोलर से कंपेयर करो बेटा तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट आ रहे हैं। पहली बात हो गई। अब आते हैं रीजन पे। वैन डर वाल ने बोला रीजन समझाता हूं, मैं कोई एक एटम उठा के आपको समझाता हूं। मैं समझाता हूं आपको इससे बेटा, नियॉन से समझा देता हूं। पहले इससे समझाता हूं फिर आगे चलते हैं। जरा नियॉन को देखिएगा बेटा। सपोज करो एक कंटेनर में नियॉन गैस रखी हुई है। मैं कहता हूं नियॉन के एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दे आर मोनोटॉमिक, सो दे आर कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल ना बेटा। तो दे एग्जिस्ट इन मोनोटॉमिक फॉर्म। तो जरा देखिएगा हो क्या रहा है। मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूं नियॉन की, फिर मैं आपको क्लोरीन की भी एग्जाम्पल से समझाता हूं। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रैंडम मूवमेंट में रहते हैं। तो ज़रा मेरी बात को समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा 1 2 3 4, ये नियॉन के एटम है। गौर से देखते रहिएगा बेटा, बात को समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। ये नियॉन के 4 एटम्स मैंने बनाए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रैंडम मूवमेंट में रहते हैं, हमेशा, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, कभी भी स्पेसिफिक नहीं होते, रैंडमली मूव करते हैं। अब जरा सोचो,
सपोज करो बेटा इलेक्ट्रॉन की रैंडम मूवमेंट हो रही है और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन्हें कंटिन्यूअसली कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अगर किसी पॉइंट पर, किसी एक छोटे से पॉइंट पर छोटी सी देर के लिए इस एटम में रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये क्या हुआ, अगर किसी एक पॉइंट पर रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएं, किसी एक तरफ, वाई, बिकॉज ऑफ द रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा उस एक मूवमेंट के अंदर इस एटम का एक तरफ स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा और एक तरफ स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि इलेक्ट्रॉन की रैंडम मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम हो सकते हैं। सही है, एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है, मूवमेंट रैंडम है। अब सोचो अगर इस नियॉन एटम में एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाए बिकॉज ऑफ द रैंडम मूवमेंट और दूसरी तरफ डेंसिटी कम हो जाए और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए, तो ये नेगेटिव पार्ट, इस एटम का नेगेटिव पार्ट जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो चुकी है, ये अपने नेबरिंग वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, धक्का दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने पर इस सेकंड वाले एटम में, इसे कह रहा हूं फर्स्ट एटम, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ एटम, देखिए तो ये जो सेकंड वाला एटम है इसमें क्या होगा, इसके लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन रिपल्जन की वजह से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे राइट साइड पे, रिपल्जन की वजह से यहां कम रह गए वहां ज्यादा। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होने या रिप्लेस होने की वजह से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस, और इसके साथ वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेम इसी तरीके से एटम 2 एटम 3 के साथ क्या कर रहा है, देखिए एक तरफ नेगेटिव पार्ट ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो ये अपने साथ वाले एटम को, एटम के इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो बेटा थर्ड वाले एटम के इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे चले गए, तो बेटा लेफ्ट वाला साइड पॉजिटिव, राइट वाला साइड नेगेटिव। ये अपने नेक्स्ट वाले के साथ यही हरकत करेगा, ये देखें, एंड सो ऑन। अब देखते जाइएगा ये हो क्या रहा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सुनते जाएं। जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होंगे, इनकी आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसी तरह नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। बट क्या इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अगर रैंडम रहती है तो हमेशा ऐसा ही होगा कि एक साइड नेगेटिव हमेशा नेगेटिव रहेगी? नहीं। इसका मतलब है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुई है ये परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्रिएट हुई है ना, और इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है हर दफा एक ही साइड नेगेटिव रहे और एक ही साइड पॉजिटिव रहे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव थी नेगेटिव हो जाए, दैट्स इट। तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, उस रैंडमनेस की वजह से चार्जेस क्रिएट हुए और वो चार्जेस परमानेंट नहीं है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, डाइपोल के अंदर स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस परमानेंट होते हैं, लेकिन बेटा इसके अंदर स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस परमानेंट नहीं होते। अब जरा सोचें, रैंडम मूवमेंट की वजह से, अब जरा टर्म्स देखिएगा, रैंडम मूवमेंट की वजह से चार्जेस क्रिएट हुए, इसीलिए इन चार्जेस के क्रिएट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, किसी भी टाइम पे क्रिएट हो गए। हमने इसका नाम क्या रख दिया, इंस्टेंटेनियस। अचानक से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं रैंडम मूवमेंट की वजह से। अब आप सोचें, दूसरी बात देखिएगा, जरा आपको बातें समझाता हूं इसके बारे में। दूसरी चीज, जब एक पार्ट नेगेटिव हो गया तो उसने अपने साथ वाले को पॉजिटिव कर दिया, और अगर एक पॉजिटिव है तो अपने साथ वाले को नेगेटिव कर दिया। तो नेगेटिव साथ वाले को पॉजिटिव कर रहा है,
पॉजिटिव वाला पार्ट साथ वाले को नेगेटिव कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये चार्जेस एक दूसरे में इंड्यूस हो रहे हैं, यस और नो। तो इसीलिए आप इनका एक और नाम भी रखते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल। तीसरी बात, क्या ये परमानेंट है? नहीं, इसीलिए आप इनका तीसरा नाम क्या रखते हो? दे आर टेम्पोररी डाइपोल डाइपोल्स। ये परमानेंट नहीं है, तो आप इन्हें कहते हो इंस्टेंटेनियस, अचानक से क्रिएट होने वाली। आप इन्हें कहते हो इंड्यूस, क्योंकि ये अपने साथ वाले में चार्ज इंड्यूस कर देते हैं, और ये परमानेंट नहीं है, तो आप इन्हें कहते हो टेम्पररी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, हर स्टेट के अंदर हो सकते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैसेस में भी। अच्छा, इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं बेटा। दे आर ऑल्सो नोन एज लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं इनको। बहुत सारे नाम है, और इन्हें मिला करके लोग वैंडर वॉल भी कहते हैं, वैंडर वॉल भी कहते हैं। अब जरा देखिएगा, अब यहां पे पहला सवाल दिमाग में पता है क्या आना चाहिए? सर ठीक है, आपने कहा कि ये टेम्पररी और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्रिएट होती हैं, ठीक है, और ये जो है इंस्टेंटेनियसली क्रिएट होते हैं चार्जेस, और होता है। सवाल ये है, इसका कोई प्रूफ है? बिल्कुल है, मैं आपको 2 प्रूफ्स देता हूं इसके, जरा सुनिएगा। मतलब हमें कैसे पता चला कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती है? सही है, हमें कैसे पता चला? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं, उससे ये कैसे पता चला? जरा सुनिए। मैंने सबसे पहला वर्ड क्या यूज किया है? ये चार्जेस जो टेम्पररी क्रिएट हो रहे हैं, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव, ये रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्रिएट हो रहे हैं, राइट? अब आप पहली चीज को सोचिए थोड़ा। अगर कोई आपसे कहता है कि कोई चार्जेस हैं जो इंस्टेंटेनियसली क्रिएट हो जाते हैं रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो आपके दिमाग में एक बात ऑब्वियसली आनी चाहिए ना, सर अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो रैंडम मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल, यस। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसी मॉलिक्यूल में तो उसमें रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हो गया उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल फोर्स की अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। एग्जैक्टली कैसे? अब आप देखें, ऊपर दोबारा आए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा बेटा, बात समझ में आ जाएगी। इसे थोड़ा गौर से देखें। आप कहते हैं ग्रुप 8 या 18 में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। सोचो ऐसी क्या चीज है जो इंक्रीज हो रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। हीलियम के अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के अंदर है 18 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या टेम्पररी डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमें प्रूफ कैसे मिला कि वाकई ये रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है? हमें ऐसे पता चला कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स बढ़ रही है, वैसे ही तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, सर आप नोबल गैसेस के अलावा एग्जाम्पल दे सकते हैं? बहुत सारी दे सकता हूँ, ज़रा सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, क्लोरीन नॉन पोलर है। क्लोरीन क्या है? नॉन पोलर। क्लोरीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 34। इसी तरीके से बेटा ऑक्सीजन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 18 इस मॉलिक्यूल के अंदर। इसी तरीके से बेटा नाइट्रोजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। बात को जरा समझिएगा, सब नॉन पोलर है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा?
अब तुम सोचो तीनों नॉन पोलर है, तो क्लोरीन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में सबसे ज्यादा क्यों है पता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? क्लोरीन के पास। तो सबसे ज़्यादा रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के चांसेस किस में होंगे? क्लोरीन के अंदर होंगे। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा रैंडम मूवमेंट नहीं, सबसे ज़्यादा रैंडम मूवमेंट होगी तो सबसे ज़्यादा इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चांसेस इसमें ज़्यादा है ना, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो नॉन पोलर के अंदर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑर्डर लिखा है ना, लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, तो यानी सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? नाइट्रोजन का, और सबसे हाईएस्ट किसका होगा? क्लोरीन का। तो मैंने जो तुम्हें बात समझाई है बेटा वो क्या समझाई है, ये की पॉइंट हमेशा याद रखना, दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स is created because of random movement of इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट होती है। That is why molecules with higher number of electrons will have more probability of random movement of electrons, hence stronger instantaneous dipole अट्रैक्शन बेटा ज्यादा होगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा रैंडमनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अंदर सबसे वीकेस्ट फोर्स इंस्टेंटेनियस होती है। क्यों होती है अब तो तुम्हें समझ में भी आ गई होगी। देखो बेटा 3 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन, डाइपोल डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अच्छा, अब इन तीनों में सबसे वीकेस्ट कौन सी होती है? आपकी इंस्टेंटेनियस। क्यों होती है? क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती, ये टेम्पररी होती है। तो बेटा अब मैं एक सीक्वेंस अगर समझाऊं आपको तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड is stronger intermolecular force than dipole force is a stronger intermolecular force than instantaneous dipole बेटा। आप वैसे इसका पूरा नाम है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। बहुत सारे लोग इसे सिर्फ इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे टेम्पररी डाइपोल कहते हैं, और वैंडरवॉल फोर्स भी बेसिकली इसको कहते हैं। लेकिन वैंडरवॉल फोर्स चूंकि तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कवर करने वाला वैंडरवॉल था, तो
हम जर्नली तीनों को वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्रिएट होती है। बस एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको यहां पे समझाऊं ताकि आप ना कॉमन मिस्टेक्स ना कर सकें और आप कॉन्फिडेंटली बात कर सकें। सबसे पहली बात, इन तीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जो पहली स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके बाद डाइपोल डाइपोल, और सबसे वीक कौन सी है? इंड्यूस्ड। अच्छा, इन तीनों को डिस्कवर करने वाला कौन था? वैन डर वाल्स। तो तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? वैन डर वाल्स फोर्स। बट अगर कोई बंदा सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स बोले कि इसमें वैन डर वाल्स फोर्स है, तो वो बेसिकली इंड्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, जर्नली। अच्छा, अब यहां पे एक बात समझिए, एक और चीज को जरा डॉट्स कनेक्ट करिएगा और याद रखिएगा। आप हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल कह सकते हैं, लेकिन आप डाइपोल डाइपोल को हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह सकते। आगे सुनिएगा, आप इन दोनों फोर्सेस को इंस्टेंटेनियस या इंड्यूस डाइपोल फोर्स कह सकते हैं, लेकिन आप इंड्यूस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स को डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन नहीं कह सकते। सवाल क्यों? क्योंकि जब आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल फोर्स क्रिएट होती है रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो सर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल में भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर डाइपोल डाइपोल वालों में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल वालों के अंदर इंस्टेंटेनियस होती है, इंड्यूस होती है, आप उन्हें कह सकते हैं। बट आप इंड्यूस या इंस्टेंटेनियस को डाइपोल और हाइड्रोजन नहीं कह सकते। पहला पॉइंट डॉट कनेक्ट कीजिएगा और समझिएगा बात को। आ जाए दूसरे पॉइंट पे। अब तुम कहोगे कि सर अगर ऐसा होता है, लेट्स सपोज अगर ऐसा होता है कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल हम तीनों के लिए यूज कर सकते हैं, सपोज करो, तो सर क्या हम हाइड्रोजन बॉन्ड को कभी कभी वो कह सकते हैं, डाइपोल डाइपोल कह सकते हैं, या कभी कभी हम लोग डाइपोल डाइपोल को इंस्टेंटेनियस कह सकते हैं? देखो एक बात याद रखना, जो फैक्टर डोमिनेंट होगा बेटा, जो फैक्टर क्या होगा? डोमिनेंट होगा, हम हमेशा उसकी बात करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं तो मुझे यकीन है आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, हम कब यूज करते हैं ये वर्ड कि अब हम बोल सकते हैं कि यार इस हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल कह सकते हैं, और अब आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल नहीं कह सकते जब आप कंपैरिजन कर रहे हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जब आप H2O को H2S से कंपेयर करेंगे तो अब आप नहीं बोलेंगे कि H2O के अंदर डाइपोल डाइपोल होती है और H2S के अंदर भी डाइपोल डाइपोल होती है, और H2O की डाइपोल डाइपोल स्ट्रॉन्गर होती है H2S से। जी नहीं। जब आप कंपेयर कर रहे हो दो सब्सटेंसेस को आपस में, तो अब आप क्या वर्ड यूज करेंगे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और H2S के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है, ऐसे बोलेंगे। अब सवाल क्या है? अब जैसे अगर कोई बच्चा यहां पे ये बोल दे कि सर हम H2O के अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स भी तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वो डोमिनेंट फैक्टर नहीं है। इस वक्त H2O के अंदर डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरीके से अगर आप H2S के लिए, मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं H2 और H2S के अलावा, HF और HCl की मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दी है, HF और HCl की। बेटा HF के अंदर अगर आप HCl के साथ कंपेयर करेंगे तो आप वहां पे ये बहस नहीं करेंगे कि HF के अंदर स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं। आप बोलेंगे HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और बेटा HCl के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स है। बेटा ये कंपैरिजन होगा, अंडरस्टैंड? तो अब आप यहां पे वो वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो बस छोटी सी एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल फोर्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन जब आपसे कंपैरिजन करने को कहे ना, तो उस फोर्स की बात किया करें जो डोमिनेंट फैक्टर हो। जैसे HF और HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड डोमिनेंट फैक्टर है, तो आप उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का वर्ड यूज करें। इसी तरह HCl के साथ चेक करें बेटा, HCl और जो आपका वो है
HF, उसमें आप HCl के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डाइपोल, डाइपोल यूज़ करते हैं। आगे चल के मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि नॉन पोलर किसे कहते हैं। देखो बेटा, अभी तो आप सिर्फ ये समझते हैं ना कि वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो वो नॉन पोलर होते हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली नॉन पोलर के क्राइटेरियाज हैं, 4 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, और उन चारों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया भी इंप्लीमेंट हो जाए तो हम उसे नॉन पोलर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी एक बात आपको समझाता हूँ, ज़रा देखिएगा। ये हो गया एक छोटा सा कंपैरिजन हो गया बेटा। हम एक छोटा सा टॉपिक इसमें और ऐड करता हूँ मैं, और वो है नॉन पोलर कॉन्सेप्ट। नॉन पोलर कहते किसको है? व्हाट आर द नॉन पोलर? ठीक है, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर होता क्या है? नॉन पोलर कॉन्सेप्ट बेटा, अब सुने, अब तुम्हें मैं समझाता हूं नॉन पोलर कहते किसको। एक तो आपको पहले से ही पता है, नंबर 1, आपको पहले से क्या पता है? आपको पहले से ये बात पता है कि ऐसे मॉलिक्यूल बेटा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, जीरो, हम उसे क्या बोलते हैं? नॉन पोलर। मैं अब आपको 4 क्राइटेरियाज लिखवा रहा हूं, 4 नॉन पोलर कहते किसको हैं। देखें, नॉन पोलर के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है बेटा? फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द नॉन पोलर इज द मॉलिक्यूल in which the molecule in which difference of electronegativity between atoms is zero। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो जाए दो एटम्स के बीच में तो आप उसे क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन पोलर। ये बात आपको पहले से पता है। दूसरी बात, the molecule in which difference of electronegativity between atoms is negligible। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं उसको, ठीक है? नेग्लिजिबल हो गई। तीसरी बात, नॉन पोलर किसे कहते हैं? द मॉलिक्यूल्स in which the molecules in which polarities are cancelled out। तीसरा क्राइटेरिया, हमारा
चौथा और आखिरी क्राइटेरिया क्या है? हमारा चौथा और आखिरी क्राइटेरिया क्या है बेटा? The molecules with even distribution of electrons. तो हमने बेसिकली क्या किया बेटा? देखो, नॉन पोलर सिर्फ उसे नहीं कहते जो हमने अब तक पढ़ा कि मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। नॉन पोलर को नॉन पोलर होने के लिए इन चार में से किसी एक क्राइटेरिया का भी होना जरूरी है, बस किसी एक का। यानी अगर उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो आ रहा हो एटम्स का, तो आप उसे नॉन पोलर कहें। नेग्लिजिबल आ रहा हो तो भी नॉन पोलर कहेंगे, और अगर पोलैरिटीज कैंसिल आउट हो रही हो तो भी नॉन पोलर कहोगे, और अगर मॉलिक्यूल में इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो भी नॉन पोलर कहोगे। तो एक्चुअली नॉन पोलर को नॉन पोलर होने के लिए चार क्राइटेरियाज हैं, चार, 1, 2, 3 और 4। इन चार क्राइटेरियाज पे अमल होगा, चारों में से किसी एक पे भी। चारों का मतलब ये नहीं है कि ये चारों क्राइटेरिया होने चाहिए तो आप उसे नॉन पोलर कहेंगे, जी नहीं। इसमें से दो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं, दो हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये दो हमारे पास, जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है नंबर 1, देखिए बेटा, हमारे पास पहला क्राइटेरिया क्या है इसको एक्सप्लेन करने का, जो हमने पहला लिखा हुआ है नंबर 1, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसे 1, 2, 3 कर दूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए बेटा। जैसे इसे कह रहा हूँ 1, इसे 2, इसे 3 और इसे 4, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्राइटेरिया एक्सप्लेन करता हूँ, और आपको यकीनन पहले से भी आता है बेटा। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है। जैसे नाइट्रोजन, जैसे क्लोरीन, जैसे आयोडीन, जैसे ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, ये सब के सब क्या है बेटा? नॉन पोलर है। ये क्यों नॉन पोलर है? इसलिए नॉन पोलर है कि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है बेटा? जीरो। तो अगर एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो जाए तो हम उस मॉलिक्यूल को कहते हैं ये कौन है बेटा? नॉन पोलर है। ये तो सिंपल हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी उस वक्त हमने पढ़ा था कि अगर मॉलिक्यूल्स में एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो तो उसे नॉन पोलर कहते हैं। सेकंड क्राइटेरिया, हम किसी मॉलिक्यूल को कब नॉन पोलर कहते हैं, उसका सेकंड क्राइटेरिया क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के बीच में नेग्लिजिबल हो। अब सवाल यह है कि ये नेग्लिजिबल का स्टैंडर्ड क्या है, कितनी नेग्लिजिबल हो? तो बेटा 0.0 से लेकर के अगर 0.4 तक का डिफरेंस हो, अगर 0.0 से डिफरेंस 0.4 तक का डिफरेंस आ रहा हो तो बेटा हम इस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, DEN का मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इग्नोर करते हैं। इग्नोर, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं।
जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल सर, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नॉन पोलर होता है, पता है क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। अब आप देखें बेटा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, END का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो बेटा और कुछ लोग इसको DEN भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.4। तो पता है आप इस मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? इट्स अ नॉन पोलर, इट्स अ नॉन पोलर। इसीलिए आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं, आज के बाद याद भी रखना, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। हाइड्रोकार्बन का मतलब कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। बिल्कुल, हाइड्रो ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। अब जरा समझिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होने से तो समझ भी आ रहा है कि कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बिल्कुल समझ आ रहा है। समझ ये नहीं आ रहा कि सर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, जैसे फॉर एग्जांपल 0 से 0.4 तक है, तो सर गौर से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो तो है, बट कार्बन तो स्टिल स्लाइटली नेगेटिव होगा, कार्बन स्टिल, हाइड्रोजन स्टिल स्लाइटली पॉजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। तो फिर हम इसे नॉन पोलर कैटेगरी में क्यों लेके आ रहे हैं? पता है, इस बात को आप समझ चुके हैं मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर। आपको याद है मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग क्यों किया था? ऐसा मैंने क्यों कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड 3 एटम्स तक लिमिटेड है? कौन से 3 एटम? 9। क्यों लिमिटेड है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से आपको बताया। अब सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप डॉट्स कनेक्ट कर सकें। बेटा वापस सुनिए, हम 0 से 0.4 तक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इग्नोर क्यों करते हैं? हम उसे नॉन पोलर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बेटा कि चार्ज इंटेंसिटीज बहुत कम होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस कम होने से। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, इधर देखें। अगर यही बॉन्ड, यहां दोबारा देखिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में होता, या हाइड्रोजन और उसके दरमियान में होता, फ्लोरीन के बीच में, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 2.1। डिफरेंस कितना आया? END का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.9। क्या समझ में आया आपको? आपको समझ में यह आना चाहिए बेटा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो तो चार्ज इंटेंसिटीज स्ट्रॉन्ग होती हैं, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो तो चार्ज इंटेंसिटीज कम होती हैं। अब आप सोचें, सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों है? इसलिए है कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से क्या होगा बेटा? उनकी चार्ज इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होंगी। तो मॉलिक्यूल्स की चार्ज इंटेंसिटी ज्यादा होंगी तो मॉलिक्यूल की आपस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी सबसे स्ट्रॉन्गर होगी। तो हम क्राइटेरिया नॉन पोलर का डिस्कस करते वक्त ये डिसाइड करते हैं कि अगर चार्ज इंटेंसिटीज कम हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 0.4 तक का हो, तो चार्ज इंटेंसिटीज इतनी कम होती हैं कि हम उसे किस कैटेगरी में डाल देते हैं? नॉन पोलर में डाल देते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल में डाल देते हैं। बोलते हैं यार ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, इसको किस में डाल दो? सबसे वीकेस्ट में डाल दो। तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड है इग्नोर करने का बेटा, वो क्या है? 0 से 0.4 तक। तो अगर कभी किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 0.4 तक आ जाए तो हम उसे कहते हैं ये नॉन पोलर है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि सर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करनी पड़ेगी किसी नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए? जी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपको क्वेश्चन में गिवन होती हैं, पेपर में गिवन होती हैं,
और एक बात याद रखना, आगे चल के मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा ये बात, अगर कभी किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज गिवन ना हो और आपको ऐसा फील हो रहा हो कि अगर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन होती तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, तो उसका एक मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, दिमाग में बिठाना ये बात, कि यार अगर मुझे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू दे दी जाती तो मैं ये क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लेता। इसका मतलब है एग्जामिनर चाहता है आप इस क्वेश्चन को ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सॉल्व करें। क्या मतलब? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। तो अगर कभी ऐसा फील हो कि मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती तो मैं फटाफट बता देता, तो फिर आप ट्रेंड से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है एग्जामिनर ने इसमें एक ट्रिक छुपाई हुई, और वो क्या ट्रिक है बेटा? ट्रेंड। तो नॉन पोलर होते क्या है? नॉन पोलर के लिए चार कॉन्सेप्ट हैं, चार क्राइटेरियाज हैं, उसमें से दो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, दो इंशाल्लाह बेटा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वापस मुलाकात करूंगा आपसे। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।